देखिए, आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है वो है निबंध लेखन। पूरा एक सेपरेट पेपर भी है ना। आईएएस में और विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूरा का पूरा एक पेपर होता है निबंध का, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निबंध को लेकर अभी मैंने कई सारे सेशन आप लोगों के करवा दिए हैं। उसमें मैंने आपको निबंध का बेसिक बताया है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे निबंध के सेशन नहीं देखे, पहले तो बैच में अपडेट कर दिए गए हैं आपके कोर्स में। यदि आपने ऑनलाइन बैच ले रखा है तो वहाँ पे निबंध के सेशन है, और आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी निबंध के सेशंस आपके उपलब्ध हैं। एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर भी उपलब्ध है। ठीक है, अब जो निबंध है आपका, आज के सेशन में मैं आपको निबंध लेखन करना सिखाऊंगा कि निबंध आप कैसे लिखते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट को निबंध लेखन कैसे करते हैं। और यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट उठाऊंगा। वैसे मेरा उद्देश्य है कि जैसे लाइक मान लीजिए मूर्त और अमूर्त प्रकार के निबंध आपके आते हैं, पहले मैं मूर्त प्रकार से स्टार्ट करूंगा ताकि एक आपका दिमाग ओपन होना चालू हो। ठीक है, आपको ये आइडिया लगे कि अच्छा मूर्त को इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से सोचते हैं। ये सबसे ज़्यादा उपेक्षित है, आप लोग कभी निबंध लेखन करना ही नहीं चाहते। लेकिन अब हर 15 दिन में एक निबंध रखेंगे। आज भी निबंध का एक टॉपिक दूंगा आपको, और इस टॉपिक पे आप लोग निबंध लेखन करके इसकी कॉपी सबमिट करेंगे अपने ग्रुप में। जो आपके टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं ना, उसमें सारे लोग कॉपी सबमिट करेंगे। और निबंध लेखन आपके एग्जाम में जितने शब्दों में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। आईएएस में अलग शब्दों में पूछा जाता है, यूपी पीसीएस के शब्द अलग हैं। आईएएस में लगभग 1000 से 1200 शब्द हैं, यूपी पीसीएस में 700 शब्द हैं, आरओ में 600 शब्द हैं, बीपीएससी में, है ना। तो हर जगह अलग अलग शब्द हैं। सीजीपीएससी में, एमपीपीएससी में, यूकेपीएससी में, आरएएस में, जहां पे जितने शब्दों में पूछा जाए उतने शब्दों में निबंध लेखन आपको करना है। ठीक है, ये अब आप लोग तय मान लीजिए, हर 15 दिन में एक निबंध लेखन हम करेंगे। आपको करना भी चाहिए। मैं हर 15 दिन में एक निबंध आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, आज भी एक निबंध का टॉपिक दूंगा, इसको लिखवाना भी बताऊंगा, कैसे लिखते हैं, कैसे निबंध लेखन का कार्य करते हैं। इससे पहले मैंने निबंध लेखन में कई सारे सेशंस लिए हैं, आपको बताए हैं। बस अब आप लोगों का काम होना चाहिए कि इत्मीनान से निबंध लेखन आप मेरे साथ सीखें। जो आपको बताऊं उसे करें। मैं ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा निबंध आपको पैराग्राफ वाइज लिखवाऊंगा, वो काम तो आप करेंगे। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे निबंध लेखन करना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में आप लोग सभी लोग निबंध लेखन में एक सब्जेक्ट लेंगे, और मैं आपको जितने सब्जेक्ट वाइज निबंध लेखन कराऊंगा। आज जैसे एक टॉपिक ले लिया, फिर इसके बाद कोई एक टॉपिक ले लिया, फिर इसके बाद कोई टॉपिक ले लिया, तो हम टॉपिक बाय टॉपिक निबंध लेखन किया करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा कि हम एक लकीर के फकीर नहीं बनने वाले। हम निबंध लेखन का एक पद्धति और एक प्रक्रिया बनाएंगे, उसी के हिसाब से निबंध लेखन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग को जितने मैं निर्देश देता जाऊं उन सभी निर्देशों को आपको लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, चलिए, इससे पहले के सेशन जरूर देख करके रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी काम बताया था, अब वो सब का प्रयोग करेंगे। इससे पहले के सेशन आपके आजाद आईएएस एकेडमी में एसे की प्लेलिस्ट है, वहां पे पड़े हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है साहित्य और समाज। साहित्य और समाज को लेकर मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये टॉपिक पे करवाऊंगा, और इसमें लगभग सभी जगह पे पूछा जाएगा। आप ये कभी नहीं कहेंगे, जैसे इस बार के निबंध जो आईएएस में पूछे गए थे, मूर्त प्रकार के काफी सारे निबंध थे। यूपी पीसीएस में मूर्त प्रकार के ज्यादा पूछता है, आरओ में मूर्त प्रकार के ज्यादा पूछता है, बीपीएससी में मूर्त प्रकार के ज्यादा पूछता है। बीपीएससी में तो अभी निबंध इन्होंने प्रॉपर जोड़ दिया। ठीक है, निबंध आपके कंपलसरी पेपर में भी है, और अदर स्टेट पीएससी जितने भी हैं सब में निबंध लेखन आपको करना ही करना है। ठीक है, तो आपको अपने स्टेट का निबंध का पैटर्न पता होना चाहिए। बाकी मैं भी आपको पैटर्न बता दूंगा। मैं आपको पॉइंट बता के जाऊंगा, कीवर्ड बता के जाऊंगा, कैसे आपको चीजें लिखनी है ये भी बता के जाऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, पहले तो आप लोग टॉपिक डाल लीजिए। सभी लोग टॉपिक डालेंगे निबंध लेखन का। टॉपिक क्या है आज का? साहित्य और समाज, इस पे लिखेंगे। ठीक है, निबंध लेखन का टॉपिक सारे लोग मेंशन कर लीजिए। ये वाला टॉपिक रहेगा, साहित्य और समाज। अब देखो, साहित्य और समाज से अन्य बहुत सारे आपके ऐसे बनते हैं, है ना। कई प्रकार से इनके टाइटल चेंज होते हैं। जैसे एक टाइटल ये हो सकता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये टाइटल पूछ सकता है। एक टाइटल हो सकता है साहित्य का क्या उद्देश्य है। एक टाइटल हो सकता है जीवन और साहित्य। एक हो सकता है साहित्य की शक्ति। एक हो सकता है साहित्य और लोक मंगल। ऐसे करके कई सारे, है ना। साहित्य समाज की आंख है, ये भी हो सकता है। जो भी पूछ, जो भी टाइटल डाल दे तो ओवरऑल सारे टाइटल कवर हो जाएंगे इससे।
साहित्य एवं संस्कृति पूछ सकता है, जो पूछना चाहे आप, कोई भी जो है जो कीवर्ड मैं आपको बता के जाऊंगा वो सारे हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो हम निबंध लेखन करेंगे वो एग्रीकल्चर से करेंगे, मतलब फिर कृषि के ऊपर एक लिख लेंगे, तो कृषि से महत्वपूर्ण पॉइंट दे दूंगा। इसी तरीके से मैं आपको आपदा प्रबंधन का एक निबंध लेखन करा दूंगा। एक निबंध लेखन आपका मतलब एक एक अभी करते हैं शुरुआत में, ठीक है। एक आपका जो है जो देश में अंतरिक्ष सुरक्षा से जुड़े हुए निबंध आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से, विदेश नीति से जुड़े हुए निबंध आपके पूछे जाते हैं, तो वो सारे निबंधों का एक हम ढांचा बना लेंगे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक फ्रेम बना लेंगे, ठीक है, और फिर उसी के हिसाब से आप सब लोग अपने अपने निबंध लेखन करिएगा। क्लियर है। और अमूर्त प्रकार के भी निबंध मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो दर्शन से जुड़े होते हैं। अभी मैंने इससे पहले एक अमूर्त प्रकार का निबंध, जब यूपीएससी का पूरा एसए का पेपर डिस्कस किया था ना, उसमें अमूर्त प्रकार का एक निबंध मैंने आपको डिस्कस किया है। जिनको भी देखना हो तो यूपीएससी का जो पेपर एसए का डिस्कशन अभी 2023 वाला मैंने किया था, पहला ही निबंध लेखन आपको करवाया था कि कैसे निबंध को लेकर करते हैं। अब देखिए, निबंध लेखन में आपको 3 से 4 चरणों को फॉलो करना होता है। सबसे पहला चरण होता है कि आपको एक रूपरेखा बनानी होती है। आपको एक क्या करना होता है, एक रूपरेखा बनानी होती है हमेशा। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है फ्रेमवर्क। पहले तो निबंध का चयन है ना, जहां पे कई सारे, क्योंकि निबंध में विकल्प आते हैं ना कि निम्नलिखित में से कोई, तो पहले चयन कर लीजिए जिसमें आपका कंटेंट अच्छा हो। इसके बाद आप एक रूपरेखा बनाएंगे। हम यहां पर भी प्रयास करेंगे रूपरेखा बनाने की। दूसरा काम आप करेंगे, आप प्रस्तावना लिखेंगे। देखो, हेडिंग डाल के हम नहीं लिखेंगे, हेडिंग वाला निबंध नहीं है ये। बस रूपरेखा में आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि आपको अपने निबंध में क्या क्या चीजें डालनी है। इसके बाद मध्य भाग होना चाहिए, जो मेन बॉडी है जिसमें बहुत सारा कंटेंट रहेगा, और इसके बाद अंतिम आपका उपसंहार होना चाहिए। बस इतना ही है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास रूपरेखा तैयार होगी तो आप एक DCA लिख पाएंगे। अब मैंने यहां पे एक चीज बताई थी कि प्रस्तावना में कुछ इस तरीके से आपको शब्दों को डालना है जिससे जिज्ञासा पैदा हो। क्या हो? जिससे जिज्ञासा पैदा हो। कोई भी निबंध लिखिए, थोड़ा सा ये हो कि क्यूरियोसिटी पैदा हो कि भाई आगे का निबंध हम क्यों पढ़ें, तो जो जिज्ञासा पैदा करे, है ना, ऐसा प्रस्तावना में आपके पास आपको सिलेक्ट करने हैं शब्दों को। अब मैं बताऊंगा, मजा आएगी आपको। दूसरा, मध्य भाग। देखो, मैं आपको आसान कर दूंगा और इससे क्या होगा, अन्य निबंधों को लिखने की भी आपकी समझ विकसित हो जाएगी। मेरा उद्देश्य किसी निबंध को रटवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपके अंदर रचनात्मकता का विकास करना, ताकि आप अन्य निबंधों में भी सहज हो पाएं। ठीक है। मध्य भाग में हम सभी आयामों को डिस्कस करेंगे, निबंध से जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं। देखो, निबंध को जितनी जगहों से जोड़ पाओगे उतना अच्छा निबंध होगा आपका। उपसंहार कैसा होना चाहिए? उपसंहार मैंने आपको बताया था, सृजनात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, उद्देश्य परक होना चाहिए, उद्देश्य परक होना चाहिए, है ना, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, है ना, संदेश परक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, है ना, आपको चाहिए में लिखना होगा, आशावादिता भरा होना चाहिए, उपसंहार आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो अब आज के सेशन में हमने टॉपिक चुना है साहित्य और समाज। आप में से कुछ बच्चों ने लिख के भी भेजा था इस पे निबंध लेखन, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इत्मीनान से पहले इसको समझ लीजिए। और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा भी लिखा था, जैसे दीक्षा कुमारी जी ने एक निबंध लिखा था। आप में से दीक्षा जी हैं क्या सेशन में आज? अच्छा निबंध लिखा था आपने, मतलब ठीक था, मतलब अच्छा था ओवरऑल। देखो, निबंध लेखन हर व्यक्ति का अपना खुद का हो सकता है, मौलिकता रहती है निबंध में। और बाकी लोग भी मतलब निबंध लेखन जरूर करिएगा, बिना लिखे आएगी नहीं कला, ये सुनने से नहीं आती है आपकी कला। ठीक है, सुनने से कला नहीं आती है। अब देखो, निबंध में आपको कुछ कोटेशंस होने चाहिए, मतलब जब भी आप निबंध लेखन करें तो कोटेशंस आपको बीच बीच में प्रयोग करने हैं। ठीक है, तो कोटेशन भी आपके पास होना चाहिए, कोट्स होने चाहिए किसी चीज को लेकर। जैसे साहित्य और समाज है तो आपके पास कुछ और रिलेवेंट कोट होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए अब तो ये साहित्य से जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे साहित्यकार हैं, उनके द्वारा यदि कोई बात कही गई है तो उसको आप लिख लीजिए। जैसे प्रेमचंद जी ने कुछ कहा, मैथिली शरण गुप्त जी ने कुछ कहा है ना, या फिर कोई अन्य जो है बहुत सारे हैं जिन्होंने भी कुछ कहा है, उसको आप लिखिए, ताकि उससे क्या होगा, बहुत अच्छी जो है एक जो है आपकी समझ विकसित होती है।
तो कोटेशन ज़रूर लिखिए आप निबंध लेखन में। चलिए, मैं कोटेशंस वगैरह आपको डिस्कस कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ कोटेशंस तो बता ही दूंगा, बाकी लोग। हाँ, मैं श्रीवर जी, आपने भी लिखा है ना? ठीक है। जो लोग देखो लिखोगे तो फिर आ जाएगा, यही चीज़ आसान लगने लग जाएगी। और जो नहीं लिखेगा तो भैया मैं नहीं कुछ कर सकता आपका, आप बस ऐसे ही रहिए, आपकी मर्जी, अपने हिसाब से चलिए। लिखना चाहिए, मैं सभी को बोलता हूं कि निबंध लेखन सबको करना चाहिए। आज मेरे साथ संकल्प लो, हर 15 दिन में आप सभी मेरे साथ एक निबंध लिखोगे। जो टॉपिक आपको दूं उस टॉपिक को लिखने का प्रयास करोगे और इत्मीनान से जितने शब्दों में आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतने शब्दों में लिखने का प्रयास करोगे आप लोग। ठीक है, जितने शब्दों में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उतने ही शब्दों को आप क्या करोगे, ठीक है, लिखने का प्रयास करोगे। ठीक है, कोट्स भी लिखोगे, जो भी आपकी इच्छा हो आप करिएगा। सब लोग रेडी हैं? सब लोग लिखेंगे ना आज से? ठीक है, चलो अब ये वाले निबंध को थोड़ा सा डिकोड करना शुरू करते हैं। पहले सबसे पहला काम मैं करूंगा रूपरेखा का। ठीक है, सबसे पहला काम हम कर लेते हैं रूपरेखा का। ठीक है, एक मिनट। चलिए, अब यहां पे काफी सारी चीजों को हमने टॉपिक क्या लिया अपना, साहित्य एवं समाज। आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा, साहित्य एवं समाज। और मैंने आपको अन्य टाइटल बता दिए, अन्य कोई भी टाइटल आता है वो भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, जो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका एक रूपरेखा बनाएंगे। अच्छा, रूपरेखा में क्या क्या डालना चाहिए? आप देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म्स है साहित्य, दूसरा टर्म्स है समाज। यदि आप इन दोनों टर्म्स को ही आपको इंटरलिंक करना है, हर एक चीज में जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप लिखेंगे, वो इन दोनों शब्दों को जोड़ करके लिखना है। समाज और साहित्य इन दोनों से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए जो भी आप लिखें। तो सबसे पहले रूपरेखा में शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले समाज के बारे में बताइए कि समाज क्या है। समाज क्या है पहले ये बताइए, स्टार्ट करिए। प्रस्तावना इस तरीके से होगी, थोड़ा समाज के बारे में बताइए। दूसरा पॉइंट बताइए साहित्य क्या है। साहित्य क्या है? कभी भी कोई भी निबंध करना पहले हमें कीवर्ड उठाने हैं, इसके कीवर्ड बहुत क्लियर हैं। ठीक है, साहित्य और समाज, जैसे कि आपने कोटेशन पढ़ा साहित्य समाज का दर्पण है, तो यहां पे भी साहित्य और समाज आ रहे हैं। ठीक है, जीवन और साहित्य, साहित्य का उद्देश्य, ये जितने भी शब्द आपके हैं, कोई भी आपका साहित्य तो उसका कीवर्ड, इसमें साहित्य और समाज कीवर्ड है। तो पहले बताइए कीवर्ड को क्लियर करिए, शुरुआत ही आप इससे करिए। समाज क्या है, साहित्य क्या है, पहले ये बताइए। अभी हम रूपरेखा बना रहे हैं, रूपरेखा के बाद फिर मैं इनको डिस्क्राइब भी करूंगा आपका, ताकि आपको हो। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आप तुरंत लिखिए जब भी लिखना है कि समाज के उत्थान में साहित्य का क्या योगदान होगा। अब जोड़ दीजिए, तीसरा पैराग्राफ आपका, पहला पैराग्राफ ये हो, दूसरा पैराग्राफ हो, और तीसरा समाज के उत्थान में साहित्य का योगदान। हमेशा ये काम जरूर करना है। अभी इससे पहले मैंने आपको यूपीएससी का एक अमूर्त एशे आया था, वो मैंने आपको डिस्कस कराया था और इसी तरीके से इंटरलिंक किया था मैंने आपको, अभी जो 2023 वाला पेपर था। ठीक है, योगदान। इससे पहले मैं 2022 वाले पेपर में भी एशे आपके डिस्कस करा चुका हूं यूपीएससी के, जो लोग रेगुलर हैं वो जानते होंगे। ये इतना रूप जब आप लिख देंगे, इससे क्या होगा, एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी और आमतौर पे ये प्रस्तावना के रूप में आप इसको पाएंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे इन चीजों को जब हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। आपके पास अच्छे शब्द होने चाहिए और ये सब आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब आ जाएंगे मुख्य विषय पे। अब जब हम मुख्य विषय करेंगे, ये तो मान लीजिए हम प्रस्तावना के अंतर्गत प्रयास करेंगे कि कुछ इस तरीके से इसको चालू करें।
अब देखो प्रस्तावना में मैंने आपको बोला कि प्रस्तावना आपको ऐसी लिखनी है जो जिज्ञासा पैदा करे। तो क्या है समाज, क्या है एक जिज्ञासा वाली बात है ना। साहित्य क्या है ये बताएंगे आप, जिज्ञासा पैदा होगी। समाज का साहित्य के क्या योगदान है, दोनों को इंटरलिंक कर देंगे, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद आगे आप जो डिस्कस करिए मुख्य विषय वाले पे, यदि हम आ जाते हैं कि मुख्य विषय में हम क्या क्या फॉर्मेट डालेंगे। देखो वहां पे एग्जाम हॉल पे तो इतना टाइम नहीं होता, बहुत फास्ट आपको रैपिड पॉइंट बनाने पड़ते हैं। इसके बाद डालिए आप साहित्य का क्या प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य। साहित्य का क्या प्रयोजन है, यानी साहित्य का क्या उद्देश्य है, साहित्य क्या चाहता है, मनुष्य को, समाज को किस तरीके से विकसित करना चाहता है, ठीक है। अच्छा, अन्य जितने भी आयाम हैं, अन्य आयाम, अन्य आयाम क्या हो सकते हैं, जैसे कि कई सारे आयाम बताता हूं। एक आयाम है धर्म, सबसे महत्वपूर्ण। आज धर्म के लिए देखिए, धर्म एक ऐसा जिसके लिए सबसे ज्यादा युद्ध हो रहे हैं, तो धर्म एक आयाम है। संस्कृति एक आयाम है। ध्यान से समझिएगा, मैं ये बहुत अब इंटरलिंक करना आपको सिखा रहा हूं। मुख्य बॉडी को इतना बढ़िया लिखेंगे हम, कई सारे पॉइंट कितनी चीजों से इंटरलिंक करेंगे। विज्ञान एक आयाम है वर्तमान में, साइंस एक आयाम है कि नहीं है, ठीक है। और ऐसा करना हर चीज में डालेंगे। राजनीति एक आयाम है, राजनीति भी आपको प्रभावित करती है। ये सब समाज को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दर्शन एक आयाम है, दर्शन एक आयाम है। अध्यात्म एक आयाम है, अध्यात्म, ये सब आयाम है, ठीक है। अब इसके बाद आप ये विभिन्न आयामों को लिखिए कि कैसे धर्म जो है समाज को प्रभावित करता है, सभ्यताओं को प्रभावित करता है, कैसे विज्ञान मानव को बेहतर करने का प्रयास करता है, कैसे राजनीति मानव को जोड़ने का प्रयास करती है। देखो मनुष्य और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज मनुष्य के बिना अधूरा है और मनुष्य समाज के बिना अधूरा है। दोनों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, है ना। आपका अस्तित्व, आप या तो समाज में एक अभिन्न हिस्सा बनकर रह सकते हैं, अन्यथा या तो आप पशु हैं या तो आप ईश्वर हैं, देवता हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। ये आप एक बहुत फेमस कोट है आपका। तो ये सारे पक्ष मनुष्य को और समाज को, दोनों को प्रभावित करेंगे। आप धर्म से प्रभावित होते हैं, आप संस्कृति से प्रभावित होते हैं, आप विज्ञान से प्रभावित होते हैं, आप राजनीति से प्रभावित होते हैं, आप दर्शन से प्रभावित होते हैं, आप अध्यात्म से प्रभावित होते हैं, होते नहीं होते, है ना। अब जब आप इस तरीके से इसको बता करके इन सभी पक्षों की अभिव्यक्ति, इन सभी आयामों की अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम है। इनकी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करेंगे हम? साहित्य के माध्यम से करेंगे। अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? साहित्य। आप जोड़ दिए, आपने क्या किया? समाज के सभी आयामों के प्रभावित करने वाले कारकों को साहित्य के साथ जोड़ दिया। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार थोड़ा सा बताएं। हाँ, सरल शब्दों का ही प्रयोग किया जा रहा है। आपको भी सरल शब्दों का प्रयोग करना है, कोई दिक्कत नहीं करना है। बहुत सिंपल सिंपल सिंपल। देखिए, समाज के अन्य आयाम, ठीक है। समाज में दो चीजें होती हैं। पहला तो समाज को भौतिकवाद से समाज प्रभावित होता है। समाज में भौतिकवाद भी चाहिए और समाज में दार्शनिक या आध्यात्मिक पक्ष भी होना चाहिए। समाज की जरूरतें हैं। समाज केवल भौतिक उन्नति से ही उन्नत नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। जैसे गांधी बोलते थे, आध्यात्मिक, व्यक्ति की केवल भौतिक जरूरतें पूरे हो जाने से व्यक्ति पूर्ण नहीं हो जाता है। पूर्ण होने के लिए उसकी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिकवाद। अब इन दोनों की अभिव्यक्ति, इन दोनों का समन्वय साहित्य करता है। साहित्य भौतिकवाद को अध्यात्मवाद के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। साहित्यकार भौतिक सुविधाओं को दार्शनिक पक्षों के साथ कलात्मक ढंग से उपस्थित करता है, ताकि भौतिकता के साथ हमारा जुड़ाव हो जाए और ताकि आध्यात्मिकता के साथ भी हमारा जुड़ाव हो जाए। ठीक है, अभी इस पे आएंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे इसको भी। मतलब मैं एक एक पॉइंट इनको भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब साहित्य हमारे मन पर कैसे छाप छोड़ता है? साहित्य का इससे पहले मैं एक पॉइंट और डालता हूं जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य का ऐतिहासिक रूप है ना। और जब भी कभी साहित्य का ऐतिहासिक रूप डालेंगे ना, तो समाज से जोड़ करके डालेंगे। हमें समाज को हर जगह रखना है। समाज से जोड़ करके क्या? अब जैसे मान लीजिए
प्राचीन काल में बहुत सारा साहित्य लिखा गया, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, रामायण लिखी गई, वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखी गई, सब साहित्य है, महाकाव्य है। अब इनमें क्या था? रामायण एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की पुस्तक है। सोचिए आप लोग, तुलसीदास जी कब थे? अकबर के टाइम पीरियड पे, अकबर के समकालीन थे, और उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने राम राज्य की कल्पना की। राम को मानव समाज के आदर्श के रूप में रामचरितमानस में प्रस्तुत कर दिया, है ना। तो जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, उन सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से की जाती है। कभी क्या करता है, समाज की जो अवस्था चल रही होती है, जो वातावरण चल रहा होता है, जो धर्म कर्म चल रहा होता है, जो रीति रिवाज चल रहे होते हैं, जो सामाजिक शिष्टाचार चल रहा होता है, उसी के हिसाब से उसके काव्य की अभिव्यक्ति होती है। जैसा समाज चल रहा होगा, आप खुद सोचिए, अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आपको क्या लगता है वहां पे किस प्रकार का साहित्य लेखन हो सकता है ना? किस तरीके का साहित्य लेखन हो सकता है? वहां पर तो युद्धों में क्या होता है, एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है, मरता सिर्फ आम आदमी है। जो देश हार जाएगा वहां पर भी आम आदमी मरेगा, जो विजेता हो जाएगा वहां भी आम आदमी मरेगा। विजेता भी कुछ नहीं दे देगा अपनी जनता को। तो साहित्य लेखन समय परिस्थिति के अनुसार होता है ना। तो साहित्य का ऐतिहासिक स्वरूप हम लोग इसको समझेंगे, समाज के साथ इसको जोड़ेंगे और इसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा साहित्य कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, साहित्य कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, साहित्य का आपके जीवन से जुड़ाव, जीवन से जुड़ाव, जीवन के किन किन पक्षों को आपको करता है। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे इसी पॉइंट को लिखे दे रहा हूं, कवि या जो लेखक होता है ना, कवि या लेखक जो होता है वो समय काल का प्रतिनिधित्व करता है, समय काल का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक समय और काल को रिप्रेजेंट करता है। जैसा उसको मानसिक खाद मिलेगा वैसी उसकी कृति होगी। अब यहां पे देखो एक टर्म्स मैंने यूज किया, मानसिक खाद। जैसी परिस्थितियां आपको मिलेंगी वैसा ही आप लिखेंगे। समझ रहे हैं? आपके जीवन में यदि समस्याएं होंगी, है ना, तो फिर आप समस्याओं के निवारण को लेकर ही साहित्य लेखन करेंगे। और यदि जीवन में प्रसन्नता है, उल्लास है, बहुत अच्छा बात। अच्छा, इतने सारे विदेशी आए भारत में, ह्वेनसांग आया, फायान आया, इन्होंने क्या लिखा? उस समय की समस्याओं को लिखा, उस समय के राजाओं के चरित्र को लिखा। मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा? जो उसने देखा। तो साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं समझा रहा हूं आप लोगों को? कैसे ऐसे को जोड़ करके लिखना होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। साहित्य एवं समाज दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही तो हुआ, जैसा समाज होगा वैसा साहित्य लिखा जाएगा, और जैसा साहित्य होगा वो समाज को प्रतिबिंबित करेगा, वो दिखाएगा। जो समाज की क्रिया प्रक्रिया होगी वही साहित्य की क्रिया प्रक्रिया हो जाएगी। यदि सामाजिक उन्नति होगी तो साहित्य भी वैसा होगा। और कई बार अच्छा साहित्य सामाजिक उन्नति को जन्म देता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यही हुआ पुनर्जागरण काल में। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे पुनर्जागरण काल यूरोप में क्या हुआ? पुनर्जागरण काल, बड़े बड़े थिंकर आ गए, गैलीलियो आ गया, कांट आ गया, मैकियावेली आ गए, है ना। इतने सारे थिंकर आए और उन्होंने आकर के बोला, बताया, क्रांतियां होनी चालू हो गई। रूसी क्रांति हो गई, मार्क्सवाद ने रूस क्रांति कर दी। अब फ्रांसीसी क्रांति हो गई, है ना। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का पतन होने लग गया, नए विचारों का उद्भव होने लग गया। तो ये क्या था? ये साहित्यकारों की तो देन थी। उदारवादी आ गए, तो ये अलग अलग चला, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, साहित्य का हमेशा एक उद्देश्य होता है कि मानव जीवन में संपूर्णता लाना,
मानव जीवन को सुख शांति की भावना को भरना। अच्छा, साहित्य के कई रूप हैं। साहित्य की अभिव्यक्ति, जो सिनेमा देखते हैं भी एक साहित्य ही तो है। आप सिनेमा देखिए, सिनेमा में भी क्या है, साहित्य की तो अभिव्यक्ति देखने को मिल रही है ना। ठीक है, तो साहित्य का उद्देश्य क्या है? साहित्य का उद्देश्य मानव जीवन में पूर्णता लाना। कबीरदास ने क्या किया? तुलसीदास ने क्या किया? गुरु रामदास ने क्या किया? भक्ति आंदोलन क्या था? शंकराचार्य ने क्या किया? महाराष्ट्र के धरकरी और बरकरी संप्रदाय ने क्या किया? मानव को संपूर्ण बनाने का प्रयास किया ना। साहित्य का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि शस्त्र का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। साहित्य के प्रभाव के सामने शस्त्र का प्रभाव कम हो जाता है। लेखनी में वो दम है, शस्त्र का प्रभाव कम हो जाता है। साहित्य में वो जादू है। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है क्या चल रहा है, ये निबंध लेखन की क्लास है बेटा। आज जो है निबंध लेखन कर रहे हैं, साहित्य और समाज को लेकर के हम जोड़ करके चीजों को लिख रहे हैं। ठीक है, साहित्य हमारे अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने का प्रयास करता है। देखो कितने सारे पॉइंट मैंने लिख डाले। साहित्य हमारे अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करता है। क्या किया कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में, रघुवंश में, मालविकाग्निमित्रम में। ठीक है, अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान किया कल्पना के माध्यम से। कल्पना कहते ना, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता है वहां कवि की लेखनी पहुंच जाती है। ठीक है, अच्छा साहित्य क्या करता है? जो उस समय समाज में, किसी जाति में, संप्रदाय में, धर्म में जो भी मान्यता विचार होंगे उसी हिसाब से साहित्य लेखन होगा। तो साहित्य लेखन सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार होगा। जो सामाजिक प्रतिमान होंगे, प्रतिमान के अनुसार होगा। आप देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दो धर्मों का उद्भव हो गया आपका, है ना। कैसे हुआ? क्योंकि उस समय की जो विडंबना थी, समस्याएं थी उनको। ठीक है, आप देखिए मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती, मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। तो जो भी मुस्लिम धर्म के आप नाटक और साहित्य देखेंगे उन सभी में क्या होगा? इनका अभाव देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, जो जिस समाज की मान्यता होगी उसी मान्यता के हिसाब से साहित्य लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर उपसंहार लिख डालिए। उपसंहार में लिखिए साहित्य और समाज के संबंध को लेकर। इसके बाद उपसंहार आ जाएगा। बहुत ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे फिर। अभी मैं आपको और बहुत 10 पॉइंट और लिखवा सकता हूं। इसके बाद उपसंहार में साहित्य और समाज को स्पष्ट कर दीजिए। तो ये आपका इतने सारे पॉइंट मैंने लिखे आपके। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या करना है? एक फ्रेमवर्क बनाना है। ये पहले तो केवल फ्रेमवर्क है। जैसे ही आपके पास पेपर आएगा, पेपर के तुरंत बाद एक फ्रेमवर्क क्रिएट करिए और उस फ्रेमवर्क में जो जो पॉइंट आपके पास आए, और हमेशा मैंने आपको बताया कि ऐसे में पहले कीवर्ड निकालिए कि क्या कीवर्ड है, फिर उन कीवर्ड को प्रस्तावना में स्पष्ट ही कर दीजिए। एग्जामिनर को ये हो जाए शुरुआत में थोड़ा शब्दों का अच्छा प्रयोग करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। जैसे लाइक मैं आपको थोड़ा सा, पहला है समाज क्या है। समाज क्या है, ये आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, ये मतलब कि जो निबंध है वो साहित्य और समाज। अच्छा, अभी तक कुछ समझ में आ रहा है सभी को? बताइए, कोई दिक्कत है? सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? रूपरेखा में जितने पॉइंट लिखे, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। अभी तक क्लियर है सभी को, जितने भी बच्चे हैं? हाँ, क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है आप लोगों का। आप लोग भी कुछ पॉइंट डाल सकते हैं ना। आप लोग भी मुझे बताइए कि भाई सर ये डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। आपके भी दिमाग अब चल रहे होंगे।
देखिए सिंपल सी बात, अब मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले, अब यहां पे क्लियर है, हमारी ये रूपरेखा तैयार हो गई। अब लिखना है समाज क्या है। सबसे पहले हमें समाज को समझाना है कि समाज क्या है। क्या है समाज, बताइए भाई, समाज क्या है। समाज को यदि परिभाषित करना चाहें तो समाज क्या है। समाज वह व्यवस्था है जो मानव जीवन के सुख दुख, हर्ष विषाद, आकर्षण विकर्षण, भौतिकवाद अध्यात्मवाद के ताने बाने से बुना जाता है। अब ये एक परिभाषा मैंने आपको बता दी, इसको और आसान कर देते हैं। समाज क्या है, समाज एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था किसके लिए बनी है, मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए। अब देखो आसानी से आपको इस तरीके से चीजें तोड़नी आनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए आपके विचारों में। मानव जीवन के लिए एक व्यवस्था है समाज, जो मानव जीवन के विभिन्न पक्षों, मानव जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति की जाती है समाज में। आप लोग समाज में रह रहे हैं तो आप क्या है, विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति ही तो कर रहे हैं। आप अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, सुख दुख की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। भौतिकतावाद की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताएं जो भी आपकी आध्यात्मिकतावाद की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, हर्ष विषाद की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। पहले आपको यह बताना है कि समाज क्या है, बहुत आसान भाषा में, ठीक है। पहले आप ये बताइए, कोटेशन डाल सकते हैं, कोटेशंस पे आएंगे, कोटेशन कोई भी डाल दीजिए, मैं कोटेशन बाद में 2-4-6 लिखवा दूंगा आप लोगों को। पहले आपको समाज को बताना है। आप ये भी बता के लिख सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप अरस्तु को कोट कर सकते हैं यहां पे। यानी कि अच्छा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये टर्म्स तो हम कई बार सुन लेते हैं, इसका मतलब क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, ये टर्म्स आप लोग आप इसको भी ले सकते हैं। पहले आप समाज को थोड़ा बता दीजिए। देखिए मैंने आपको समाज को बहुत आसान भाषा में बता दिया। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण से मनुष्य क्या है, मनुष्य सामाजिक समस्याओं का जन्मदाता है, सामाजिक समस्याओं का जन्मदाता है, नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या है, मनुष्य, पहला तो मनुष्य सामाजिक समस्याओं का जन्मदाता है। ठीक है, सृष्टा है, हम सृष्टा हैं, खुद ही हम हैं तभी प्रॉब्लम्स है कि नहीं है कि नहीं है, बताइए। और जब हम इन सामाजिक समस्याओं को पैदा करते हैं तो हम इनसे स्वयं प्रभावित होते हैं, स्वयं भी प्रभावित होता है, स्वयं भी प्रभावित होता है। अभी हमास ने देखिए क्या किया, पूरा गाजा जो है प्रभावित हो गया। हम स्वयं भी प्रभावित होते हैं इन समस्याओं से, पहले समस्याओं को पैदा करते हैं। कोरोना वायरस को देख लीजिए, कोविड ने क्या किया, समाज में आया, किसने पैदा किया, सब हमारी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सिंपल सा है, ग्लोबल वार्मिंग एक सामाजिक समस्या, वैश्विक समस्या बन गई आज। प्रभावित कौन होगा, हम सब होंगे। पारिवारिक विघटन क्या है, घरेलू हिंसा क्या है, ये सब सामाजिक समस्याएं। ठीक है, अशिक्षा क्या है, भूखमरी क्या है, बेरोजगारी क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं, कुपोषण क्या है, किसने पैदा किया, भगवान ने पैदा किया। ये सब मनुष्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक समस्याओं का जन्मदाता है, इनका सृष्टा है। समझ रहे हैं बात को। और इनसे हम प्रभावित भी होते हैं, इनसे हम प्रभावित भी होते हैं। अच्छा, जब हम इनसे प्रभावित होते हैं, अब इसको समाज से जोड़िए, साहित्य से जोड़िए, इसको हम अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं, इसके अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है, अभिव्यक्ति होती है इसकी साहित्य के माध्यम से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
ठीक है, समझ में आ रहा है, खुल रहा है ना। जो समाज में समस्याएं चल रही हैं अभी, इन समस्याओं को साहित्य ही तो बताता है कि क्या चल रहा है। प्रेमचंद की कितनी सारी, गोदान पढ़ लीजिए, कर्मभूमि पढ़ लीजिए, गबन पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, उस समय की समसामयिक समस्याओं को दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, कैसी समस्याएं होनी चाहिए, दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, बताइए। क्लियर है। तो कोई भी समाज की समस्याओं का मुखर रूप कहां से अभिव्यक्त होता है? साहित्य से। होता है नहीं होता है? अच्छा, जब कोई समस्या का जन्म दिया जाएगा तो उसका समाधान भी खोजा जाएगा, समाधान भी खोजा जाएगा, और समाधान की अभिव्यक्ति भी किसके माध्यम से होगी? साहित्य के माध्यम से होगी। इंटरलिंक करना है हर जगह पे साहित्य और समाज को, ठीक है। तो पहले तो आप समाज के बारे में शुरुआत में बताएंगे कि समाज क्या है, समाज के बारे में बताइए शुरुआत में, ठीक है। और जब आप लिखेंगे, ठीक है, कि समाज वह व्यवस्था है जो मानव जीवन के सुख दुख को, हर्ष विषाद को, आकर्षण विकर्षण को, आध्यात्मिकता भौतिकवाद को अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम है, एक प्रणाली है। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। समझ रहे हैं? क्लियर है, स्पष्ट है। समाज में ही मानव जाति अपना अस्तित्व बना करके रखती है, समाज में ही मानव जाति की आत्मा स्पंदित करती है, समाज में ही मानव जाति अपने जीवन की व्याख्या करती है। मानव को उसके जीवन से लेकर उसकी मृत्यु तक मनुष्य समाज केंद्रित रहता है, और इन सब की अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से की जा सकती है, ठीक है। यदि इस तरीके से आप कुछ इसको लिखें, और इसके बाद बताइए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जब समाज में हम रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं, कई सारे विचारों को जन्म देते हैं, कई सारी भावनाओं को जन्म देते हैं, और इन विचारों भावनाओं के हम सृष्टा होते हैं और स्वयं इन विचारों भावनाओं से प्रभावित होते हैं, ठीक है। और इसी का मुखर रूप आपका क्या है? साहित्य है। विद्वानों ने इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा है, ये भी लिख सकते हैं आप। क्या हो गया? साहित्य समाज का दर्पण हो गया। अच्छा, अब दूसरा टर्म्स मैंने आपको यहां पे, पहला तो आप देखो, अब इस पे कई सारे पॉइंट आप इकट्ठे करना, ठीक है। मैं हर एक चीज बताने लग जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लोगे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ, ठीक है, दिमाग खुल रहा है ना। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है साहित्य क्या है। दूसरा पॉइंट है साहित्य क्या है, साहित्य का क्या मतलब है। अच्छा, साहित्य वो है जो हित सहित हो, जिसमें हित छिपा हुआ हो, जिसमें हित के बिना लिखा हुआ कोई भी रचना साहित्य नहीं हो सकती। साहित्य जो साहित हो, जो हित सहित हो, जो हित सहित हो। अब अगला है साहित्य, समझिए, साहित्य। अब आगे हम साहित्य को परिभाषित, जो हित सहित हो। अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से हो, भाषा के माध्यम से हितकारी साहित्य के रूप में प्रकट हो, साहित्य कहलाता है। भाषा मनुष्य की सामाजिकता को विशेष रूप से पुष्ट करती है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी के तौर पर स्टैब्लिश करती है, उसके सुख दुख में भाग लेने के सहकारिता के भाव को उत्पन्न करती है। साहित्य मानव की पारस्परिक सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाने का काम करता है। समझिए बात को, जो हित सहित हो वही साहित्य है, ठीक है। साहित्यकार साहित्य में समाज से जुड़ी हुई सारे मुद्दों को उठाता है, क्योंकि साहित्यकार क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, वो उन्हीं समस्याओं से भी प्रभावित हो रहा है जो कि समाज में मानव के द्वारा रची की गई है। जिसमें संपूर्ण मानव जाति का हित सम्मिलित हो, वो आपका साहित्य है। संपूर्ण मानव जाति का हित सम्मिलित हो,
वो साहित्य है। हेडिंग नहीं डालना, पैराग्राफ पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, कोई हेडिंग नहीं डालना आपको। ये जितना मैंने बताया कोई हेडिंग डाल के नहीं लिखेगा, हेडिंग डाल के नहीं लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करते जाना है, पहले पैराग्राफ में समाज क्या है, दूसरे पैराग्राफ में साहित्य क्या है, ठीक है। तो पहले समाज बताया फिर साहित्य बताया, ठीक है ना, कि साहित्य साहित्यकार के भावों को समाज में प्रसारित करता है, सामाजिक जीवन को स्वयं मुखरित करता है। साहित्यकार भी सामाजिक प्राणी के तौर पे सामाजिक समस्याओं को उठाता रहता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है समाज की उन्नति में साहित्य का योगदान। अब आपको दोनों को इंटरलिंक कर देना है कि समाज की उन्नति कब हो सकती है, जब हमारा हृदय संवेदनशील हो, जब हमारी बुद्धि विकसित हो, जब हमारी बुद्धि परिष्कृत हो, तभी तो समाज का। भाई देखिए सिंपल सी बात है, यहां पे मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई। मैंने बताया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। तो सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? सामाजिक समस्याओं का समाधान निकलेगा जब हमारे अंदर संवेदनशीलता हो, हृदय में सहिष्णुता हो, हम मानव को मानव समझें। हमारे हृदय में क्या होनी चाहिए? हृदय संवेदनशीलता, यही समाधान है, ठीक है। आज धर्म के नाम पे, आज जमीन के नाम पे, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई के नाम पे सब युद्ध देख रहे हैं आप लोग, लैंड को लेकर लड़ रहे हैं सब। ये क्या है? हृदय में संवेदनशीलता। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। हृदय संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है। बुद्धि विकसित होनी चाहिए। मानव बुद्धि कैसी होनी चाहिए? विकसित होनी चाहिए, पूर्ण विकसित होनी चाहिए। मानव बुद्धि विकसित होनी चाहिए, परिष्कृत होनी चाहिए। अच्छा, ये कैसे संभव है? क्या ये एक अच्छे साहित्य से संभव है? अब इंटरलिंक कर लीजिए। इस सब को करने का सबसे प्रभावी माध्यम साहित्य ही है, क्योंकि साहित्य हमारे मन को संवेदनशील बनाता है, हमारे हृदय को संवेदनशील बनाता है, हमारी बुद्धि को तेज करता है, बुद्धि को परिष्कृत करता है। यदि हम साहित्य का सेवन करेंगे तो हमारा मन, हमारा हृदय उदार होता चला जाएगा। साहित्य के आनंद से हमारे अंदर सतोगुण आ जाएगा। साहित्य सेवन से मनुष्य की भावनाएं कोमल हो जाएंगी। साहित्य सेवन से हमारे अंदर मनुष्यता का विकास आ जाएगा, शिष्टता का विकास आ जाएगा, सभ्यता का विकास आ जाएगा, दूसरों के साथ व्यवहार करने की कुशलता आ जाएगी, समाज में शांति की स्थापना हो जाएगी। तो जीवन में निर्विवाद रूप से, इस समाज में निर्विवाद रूप से मनुष्य के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। बताइए, कोई दिक्कत है इतने में? इतना समझ में आ रहा है? क्या आपने प्रस्तावना लिख ली? ये 3 पॉइंटों को यदि आप अच्छे से जोड़ पाएं कि साहित्य क्या है, समाज क्या है और समाज के उत्थान में साहित्य का योगदान क्या है, आसानी से आप जो है प्रस्तावना लिख डालेंगे और बहुत शानदार प्रस्तावना लिख डालेंगे। बताइए। बिल्कुल अंकित चौधरी जी, ठीक है। तो साहित्य क्या है, समाज क्या है, साहित्य के, समाज के उत्थान में साहित्य का योगदान क्या है, तीनों पक्षों को लिखकर प्रस्तावना कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद फिर आइए आप मुख्य विषय को लिखने के लिए। साहित्य का उद्देश्य क्या है, समाज के, ठीक है, समाज के अन्य आयाम कैसे हैं, फिर अन्य आयामों को साहित्य से जोड़िए, ठीक है। अब देखो, ये जितने पॉइंट बताए हैं, इन सभी पॉइंटों को एक निबंध के रूप में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर हाथ में छोड़ रहा हूं, शायद मुझे लगता है कि काफी कुछ आपके दिमाग में आ गया। वैसे मैं इस पूरे निबंध को और डिस्कस करूंगा, मुख्य विषय भी डिस्कस करूंगा, उपसंहार भी डिस्कस करूंगा, बट मुझे लगता है कि अब आप लोगों को खुद भी लिखना चाहिए। तो अब आप इस निबंध को पूरा लिखिए, ठीक है, और मैं इस निबंध को लेकर के आपके सामने फिर आऊंगा
अगले वीक, मतलब जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें अभी हम यही वाला निबंध डिस्कस करेंगे, साहित्य वाला निबंध ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी निबंध को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हमारा एग्रीकल्चर हो जाएगा या फिर आपदा प्रबंधन हो जाएगा, वो टॉपिक मैं आपको पहले से बता दूंगा। अगला टॉपिक भी आपका साहित्य और समाज ही है, जिसको अभी बहुत सारे पक्षों को मुझे डिस्कस करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। पर आप सभी से आग्रह है कि अब आप निबंध लेखन करना चालू कर दीजिए। पैराग्राफ में लिखिएगा और निबंध लिख करके टेलीग्राम ग्रुप में भेजिएगा आप। ठीक है, अब लिख लेंगे। चलिए, अच्छा लग रहा है। देखो मुझे मेरे लिए क्या है, मेरे लिए बस यही बहुत है कि मैंने आपको यदि 1 घंटा आपने मुझे दिया, उसके बाद आपका दिमाग जो है सुकून से भर जाना चाहिए कि वाह सर अब तो मैं खुद कर लूंगा, है ना। बाकी फिर मैं आपके साथ हूं। देखो मैंने उंगली उतनी ही पकड़ रखी है जितने में आप गिरो नहीं। यदि मैं पूरा आपको पकड़ के चलाने लग जाऊंगा ना, कंधे में बैठा लूंगा, तो कभी फिर चलना नहीं सीख पाओगे। आपका काम है कि आप चलते रहो। बच्चे को सिखाते हैं ना जब, तो ऐसे माँ बाप उंगली ऐसे डाले रहते हैं, उसको भी लगता है बच्चे को कि अरे मुझे पकड़ रखा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो चलना चालू कर देता है। तो मेरा काम भी यही है कि आपको खुद लिखना है एग्जाम हॉल पे। मेरे लिखने से कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। मेरे लिखने से मुझे आएगा, पर आप लिखोगे तब आप भी समझ जाओगे। मैं आपको क्लू देकर जाऊंगा, मैं आपको पॉइंट देकर जाऊंगा, मैं आपको एक तरीका देकर जाऊंगा, मैं आपके अंदर में एक सुकून भर के जाऊंगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास करके जाऊंगा। ये मेरा काम है। आपका काम होना चाहिए मेरे दिए गए निर्देशों का पालन करना। ठीक है, तो साहित्य और समाज पे निबंध को लेकर आज एक डिस्कशन हुआ। अभी इस पे आगे डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट सेशन पे। सभी को समझ में आया ना, मजा आ रहा है ना इसमें, है ना। बस आपको इसी तरीके से मैं सारे के सारे महत्वपूर्ण निबंध करवा दूंगा, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाएं और जबरदस्त निबंध लिख के आएं। जितने बच्चे यूपी पीसीएस आरओ आरओ वाले हैं, वहां पे निबंध जितने भी टाइप के आते हैं, आईएएस वाले बच्चे हैं, अन्य स्टेट पीसीएस वाले बच्चे, जितने प्रकार के आपके निबंध आते होंगे सारे कवर कराऊंगा। यहाँ पे लिखने का एक तरीका बताऊंगा कि कैसे निबंध लेखन करते हैं, और बस वो तरीका आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल पे बढ़िया कराओगे। अलग अलग डाइवर्सिफाइड टॉपिक उठाएंगे, ठीक है ना। तो अब इस पे लिखना और लिख करके ग्रुप पे भेजना। मैं अगली बार नाम लूंगा जो जो भेजेंगे, ठीक है ना। सभी को भेजना जरूर है। चलिए, टॉपिक समझ में आएगा, क्यों परेशान हो आप। टॉपिक समझाएंगे ना आपको। आईएएस में क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है मैटर, लेकिन वो क्या है, अभ्यास की कमी है आपकी। आप अभ्यास करोगे, अमूर्त टॉपिक भी समझ पाओगे, अमूर्त वाले में भी आएंगे ना, क्यों परेशान हो, कराएंगे। मैंने जो आपको बोला कि दोनों शब्दों को इंटरलिंक करके लिखते रहना है बस। निबंध में आपस में जुड़ाव होना जरूरी है। और देखिए मैं कितना मल्टी डायमेंशनल जोड़ूंगा अभी नेक्स्ट सेशन में, इसको कई सारे सब्जेक्ट के साथ जोड़ूंगा इसको, तब आपको और मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको रिवाइज करिए आप लोग।